नई सरकार से सभी को बहुत सी उम्मीदें हैं। ग्रामीण और किसान वर्ग अपनी इस सरकार से क्या चाहता है, क्या उम्मीदें रखता है, ये आज हम जानेंगे पद्मश्री कंवल सिंह चौहान जी से, जो इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर, आप खुद एक किसान हैं, ग्रामीण परिवेश से आते हैं, एक बड़े वर्ग के साथ जुड़े हुए हैं। क्या उम्मीदें रखते हैं आप लोग मतलब किसान क्या उम्मीद रखता है अपनी नई सरकार से? हम नई सरकार से उम्मीद रखते हैं कि किसान समृद्धशाली हो, किसानों के लिए ऐसी पॉलिसी बने, अच्छी नीति बने कि किसान समृद्धशाली हो। आज हम देखते हैं कि किसान घाटे में जाता जा रहा है। इसका मुख्य कारण है रासायनिक खेती का बड़ा प्रभाव। दूसरा, जो किसान इनपुट यूज करता है उसका अधिक दाम बढ़ना। तीसरा, जीएसटी जो किसान को देना होता है और बाद में माल पर जीएसटी नहीं मिलता, तो किसान जो मशीनरी प्रयोग करता है या जो इनपुट प्रयोग करता है उस पर जीएसटी नहीं होना चाहिए। नई सरकार से उम्मीद है कि किसानों के लिए अच्छी नीतियां बनाएं और साथ में इसके जो इनपुट है उससे जीएसटी हटाए। दूसरा, जो किसान सम्मान निधि चल रही है, यदि सरकार अच्छी पॉलिसी नहीं बना पाती है, किसानों की आमदनी नहीं बढ़ा पाती है, तो किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाई जाए। दूसरा, मजदूरों को भी किसान सम्मान निधि मिले और साथ में मजदूर और किसान का अच्छा वर्ग साथ ही मिलकर काम करते हैं। तो एक बात और देख रहे हैं कि किसान के पास पशुओं की संख्या घट रही है, क्योंकि पशु पालना एक घाटे का सौदा होता जा रहा है। नई सरकार से उम्मीद है जो किसान खर्च करता है गाय भैंस पालने पर, उसका मान लिया एक महीने में एक गाय के पालने पे 1000 रुपये खर्चा आता है, तो 500 रुपये उस पर सरकार उनको दे। पशुपालन पर पशु भले ही कोई गुस्सा हो, उसकी खुराक के हिसाब से वो तय किया जाए। सर, आपने अपनी इस बात पे कुछ चीज़ें उठाई, जैसे आपने बोला कि मजदूरों को भी किसान सम्मान निधि मिलनी चाहिए। इस पूरे चुनाव के दौरान हमारी पूरी टीम गांव जंक्शन की कई जगह पर गई, विभिन्न राज्यों में गई, देश के अलग अलग कोनों में गई, और ये बात तो वाकई सच है कि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो खेत मजदूर है, और ये एक बड़ा वोटर भी है निर्णायक भूमिका में। तो वाकई वो कहता है कि हम तो दूसरे के खेत पे काम करते हैं, किसान जो समृद्ध है उसके खाते में आ रही है और मजदूर हमारे खाते में नहीं आ रही है। उसका ये किसान तो जरूरत पड़ने पर अपनी ज़मीन भी बेच लेता है, परंतु यदि मजदूर को सम्मान निधि नहीं मिलेगी, मजदूर को तो सारा साल नौकरी की भी मतलब एक तरह से दाढ़ी की व्यवस्था नहीं है देश में, तो उनको सम्मान निधि मिलना बहुत ज़रूरी है। और साथ में उनको आवास की व्यवस्था भी करना, क्योंकि दाढ़ी से दाढ़ी मजदूर जो है अपनी आवास की व्यवस्था नहीं कर सकता, ये भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि दिहाड़ी मजदूरों के लिए प्लाट और आवास की व्यवस्था सरकार करे। आपने जीएसटी का एक मुद्दा उठाया। एक तरफ देखिए कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात होती है, और वाकई अगर जो कृषि उपकरण है उन पर जीएसटी जो है उसकी वजह से क्योंकि जो बड़ी संख्या है वो छोटे किसानों की, जो सीमांत किसान की हम बात करते हैं, मध्यम वर्गीय बात करते हैं, उनकी है। उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती होता है जीएसटी की वजह से जो रकम बढ़ जाती है उपकरणों की? ये किसान घाटे में जाने का एक बड़ा विषय ये भी है कि किसान जो है जितना भी माल खरीदता है सब पे जीएसटी देता है और वापस उसको मिलता नहीं। जबकि यदि इंडस्ट्री कोई सामान बनाती है, किसान भी खेती करना भी आज एक उद्योग है, यदि हम दूसरा उद्योग खोलते हैं तो उसमें जो हम जीएसटी दे के आते हैं और जब माल बेचते हैं तो उस पर जीएसटी लेते हैं, उसका जो गैप होता है वो सरकार को जमा करना पड़ता है। पर किसान के मामले में ऐसा नहीं है। किसान के मामले में किसान सब चीज़ों में जीएसटी देता है। जब अपना उत्पादन अनाज या चावल बेचता है तो उस पर सरकार किसान को कोई जीएसटी मिलता है, जीएसटी रिकवर नहीं होता, और यही घाटे का बहुत बड़ा कारण किसान के लिए है। जबकि आजकल किसान जो है खेती करते करते घाटे में जा रहा है और अपनी ज़मीन बेच रहा है। देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी जब सब किसान अपनी ज़मीन बेच चुका होगा और उनकी बेरोजगारों की फौज जो है सरकार के सामने खड़ी होगी रोजगार मांगने के लिए, और सरकार असमर्थ होगी। भारत में 70% जनता पहले खेती पर गुजारा करती थी और वहीं रोजगार था, आज वो घटती जा रही है, 50% के आसपास आ गई है। तो ज़रूरी है कि किसान की ज़मीन ना बिके, ऐसी व्यवस्था सरकार करे। खेती करना या तो लाभदायक हो, और यदि खेती करना लाभदायक नहीं है तो किसान सम्मान निधि को बढ़ाया जाए। ऐसी हमें नई सरकार से उम्मीद है। आपने सर बात की जीएसटी की किसानों के लिए, आपने बात की कि उनकी किसान सम्मान निधि यानी उनकी बढ़ावा देने के, बात आती है बीज की, उर्वरक की, इन चीज़ों को, खाद की। तो जब इन चीज़ों की बात करते हैं, इसको लेकर भी कुछ उम्मीदें रखते हैं आप लोग? देश में एक नया टर्म चला है प्राकृतिक खेती। 50 वर्ष पहले यदि हम जाए अपने देश में 1970 से पहले की हम बात करें तो सारे देश में प्राकृतिक खेती ही होती थी। प्राकृतिक खेती में एक ऐसा माहौल था कि हमें हमारे पशु पक्षी और मित्र कीट किसी को कोई नुकसान नहीं होता था, और अब समय थी अपने आप ही जो है कंट्रोल हो जाता था। कभी कभी दवाई छिड़कने की जरूरत पड़ती थी। आज जो खेती हो रही है उसमें शुरू से लेकर जैसे
बच्चा पैदा होता है उसको इंजेक्शन लगाए जाते हैं, अब ये इंजेक्शन लगाना, अब दूसरा, अब तीसरा। इस तरह खेती में भी ये चलन चल गया है कि अब ये दवाई डाल लो, अब दूसरी दवाई डालो, अब तीसरी दवाई डालो। और जब हिसाब लगाते हैं किसान पैदा करता है तो पता चलता है कि उत्पादन ज़्यादा हो गया और माल तो या तो बिक भी ना रहा है, बिक रहा है तो उससे घाटे में जा रहा है। तो ये व्यवस्था में अभी हमारे पिछली सरकारों में बात हुई थी कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देंगे, और सभी पार्टियों ने अपने उसमें भी लिखा है, मैनिफेस्टो में भी, कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है। तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना चाहिए, और किसान को रासायनिक खाद पर जो सब्सिडी दी जा रही है, यदि कोई किसान प्राकृतिक खेती करता है तो प्राकृतिक खेती में जो किसान अपने खाद तैयार करेगा, अपना इनपुट्स तैयार करेगा, वो अनुदान भी किसान को दिया जाए। प्राकृतिक खेती या जैविक खेती की जब बात करते हैं तो किसान बताते हैं कि शुरुआत में उत्पादन जो है उसमें कमी देखने को मिलती है। आपका अपना अनुभव आप बताइएगा। तो जब उत्पादन में अगर ये फर्क आता है तो ऐसे में किस तरह की उम्मीद करते हैं? शुरुआती सहयोग की जो हम बात करते हैं, एक उनको सहायता की बात करते हैं। आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आज हमने जिन बीजों पर रिसर्च करी है वे बीज सारे रासायनिक खेती में ज़्यादा खाद देने पर ही पैदावार देते हैं। हमारे जो पुराने बीज थे जो बिना रासायनिक खाद के भी पैदावार देते थे, वो लुप्त होते जा रहे हैं। सरकार का ध्यान है और सब लोगों का भी ध्यान है, लोग जो हमारे कृषि विश्वविद्यालय का भी इस तरफ ध्यान है, वो दोबारा से उन बीजों की परख कर रहे हैं, और जो बीज उसमें अच्छे हैं उनको दोबारा से ला रहे हैं। और प्राकृतिक खेती में ये वे बीज कामयाब होंगे। दूसरा, जो हमारे मित्र कीट लुप्त हो गए हैं, यदि हम रासायनिक खेती करना थोड़े दिन छोड़ेंगे तो हमारे जो मित्र कीट है किसान के, वे भी दोबारा से पैदा हो जाएंगे। आपने जो पॉलिसी मेकिंग की बात की थी, नीति बनाने की बात की थी, तो किसानों के लिए, ग्रामीणों के लिए किस तरह की नीति अब बनाने की जरूरत आपको लगती है? देखिए कि नई नई नीति किसानों के लिए बनाई है, सरकार ने कोशिश भी की है। पिछली दोनों सरकारें लेकर आई है, एफपीओ की नीति भी लेकर आई है, पर एफपीओ के पॉलिसी को ले आए, एक्ट बना दिया गया, परंतु उसको काम करने के लिए, एफपीओ के लिए काम करने के लिए सरकार के पास कोई ठोस नीति नहीं है, और अधिकारी उन नीति को अपनी तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। और ज़्यादातर अधिकारी ऐसे बैठे हुए होते हैं पदों पर जो तो किसान से कोई मतलब नहीं होता है, जिसको अपने वेतन से मतलब होता है या अपने तोड़ मोड़ करने से मतलब होता है। एफपीओ की जो बात की है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में किसान अब एफपीओ से जुड़ रहे हैं, एफपीओ को लेकर कैसी नीति की उम्मीद आप करते हैं? एफपीओ के 2004 में एफपीओ की नीति आई, 2002 से 4 के बीच में आई है, और 2009-10 में एफपीओ बनाने शुरू किए, नाबार्ड ने शुरू किए पहले। उसके बाद एफपीओ में जो नीति बनी है, वो अभी तक देश में एफपीओ के चलने के लिए कोई नीति नहीं है, ठोस नीति नहीं है। उन ठोस नीति बनाने के लिए बहुत से प्रयोग करिए, इसमें नाबार्ड की और बैंकों की विशेष भूमिका रहने वाली है। तो दोबारा से इसकी ठोस नीति बनाई जाए, इसमें जनता को साथ लिया जाए, एफपीओ के प्रतिनिधि साथ लिए जाए, और राज्य सरकारों के एसीएस वगैरह जो होते हैं उनको बुलाकर ठोस नीति दोबारा से बनाई जाए। एक बिहार में हम गए, गोपालगंज क्षेत्र की हम बात करेंगे आपसे अपनी इस चुनावी यात्रा के दौरान, जब तो वहाँ पर किसानों ने हमें एक चीज़ बताई, ग्रामीणों ने एक चीज़ बताई कि उनको खाद, बीज, ये सब चीज़ों के लिए बिहार के उस गोपालगंज की बात कर रहे हैं, समस्या आती है, मिल नहीं पाता है, और दूसरा फसल बेचने में भी समस्या आती है। तो जब हम पूरे देश की बात करते हैं, आप भी जगह जगह जाते हैं, ICAR की गवर्निंग बॉडी के भी सदस्य आप हैं, तो किस तरह से देखते हैं ये कितनी बड़ी समस्या है, और इसके समाधान के लिए क्या लगता है, कितनी उम्मीदें फिर किस तरह की? तो हमारे कृषि विश्वविद्यालयों ने जो आज तक काम किया है, हमारे इंस्टीट्यूट ने जो आज तक काम किया है, वो रासायनिक खेती को ध्यान में रखकर किया है। अब दूसरी सोच के लोग भी आए हैं, उन्होंने सोचा है कि प्राकृतिक खेती पर दोबारा जाया जाए। प्राकृतिक खेती यदि हम आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू करेंगे तो हमारे मित्र कीट दोबारा पैदा होंगे, अच्छी होगी। फिर दूसरा आया बिक्री करने का। पहले क्या था, किसान कम पैदा करता था, बिक्री हो जाती थी, और लोकल रूप से भी हर गांव में सेठ लोग होते थे, वे अपना माल खरीद के अपने गोडाउन में रख लेते थे। अब व्यवस्था दूध चेंज हो गई है, अब सरकार की भी जिम्मेदारी आ गई है, सरकार खरीदती है और MSP पे खरीदती है। इसी तरह से यदि कोई सब्जी पैदा करता है या ऐसी चीज़ें पैदा करता है जो प्रोसेस हो सकती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग बनी है, उसमें किसान संपदा योजना नाम की अच्छी योजना बनी है। पर उन योजनाओं का प्रयोग हो, उन योजनाओं का प्रयोग करते हुए यह भी तय किया जाए कि किसान से यदि कोई इंडस्ट्री माल खरीदती है तो उसका एक मिनिमम गारंटी मूल्य, जिसका जो उत्पादन लागत से प्रॉफिट जोड़कर हो, उसका या तो सरकार वहन करे, उसके बीच का यदि सस्ता है। बीच में सरकार ने कई कोशिशें भी की है, मध्य प्रदेश में भी और हरियाणा में कुछ कोशिश की है थी भावांतर योजना की,
तो और नहीं तो उससे कम मूल्य पर वो इंडस्ट्री माल ना खरीदे। जैसे कि मैं उदाहरण देता हूँ, बहुत सा बड़ा एरिया मटर पैदा करता है और मटर का रेट मान लिया 10 रुपये किलो है, 10 रुपये किलो उत्पादन लगातार ही है। यदि 10 रुपये से नीचे वो मटर 5 रुपये या 8 रुपये बिक रही है, तो वो 2-3 रुपये किलो का या 4 रुपये किलो का जो मार्जिन है वो या सरकार दे, या ये तय हो कि इंडस्ट्री जो है 10 रुपये से नीचे ना खरीदे। चुनौतियों की अगर हम बात करते हैं, ये आपने पॉलिसी के बारे में बता दिया, उम्मीदें बता दी, लेकिन इनको पूरा करने में कई चुनौतियां होंगी, तो वो किस तरह से आप देखते हैं, कैसी चुनौतियां हैं सरकार के सामने? तो सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां अपने देश में है नहीं। अपना देश सारा धन धान्य से भरा हुआ है। दुनिया के बहुत से देश मैंने देखे हैं, तो जहाँ देखा है वहाँ कहीं पहाड़ है, कहीं पानी है, कहीं इतना अच्छा नहीं है। भारत देश में पूरे संसाधन से भरा हुआ है, इनको प्रयोग करने की ज़रूरत है। बस एक देश के सामने चुनौती सिर्फ एक है, सबसे बड़ी चुनौती है अधिकारी। अधिकारी समझदार हो, उनकी ट्रेनिंग अच्छी से दी जाए, चाहे वो बैंक अधिकारी है, चाहे कृषि अधिकारी है, चाहे अपने IAS अधिकारी है, उनको ट्रेनिंग से अच्छा सा करे। पहले अंग्रेजों ने उनको ट्रेनिंग देने का एक नियम बनाया हुआ था, वो दबा कर जनता को दबा कर राज करने की व्यवस्था है वो। और अपने देश की जनता में भी सबसे बड़ी चुनौती अपने देश में है। मैंने इजराइल देखा, जापान देखा, वहाँ के लोग जो है अपने देश के विरोध में एक भी काम नहीं कर सकते, तिल्ली सड़क पर नहीं डालते हैं। और भारत में क्या है, भारत में अपने आप को देखते हैं कि मुझे फ़ायदा क्या हो रहा है, देश का कितना भी नुकसान हो जाए। वहाँ प्रथम जो है कंट्री है दूसरे देशों में, और द्वितीय पे हम है। हमारे यहाँ प्रथम हम है और दूसरे पे देश है। यदि हमें देश में रहना है तो प्रथम पर देश होगा, द्वितीय पे हम होंगे, तभी देश का ये सरकार के सामने चुनौती है। एक ऐसा पैदा करना, ऐसा व्यवहार जनता में लाना होगा कि देश प्रथम रहे। ये बड़ी चुनौती है। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे कमल जी, कि ये सारी चीज़ें आपने बताई जी, नतीजे सामने हैं जी, ये बताइए कि कौन सा वो कार्ड था, कौन सा वो फैक्टर था किसानों ग्रामीणों से जुड़ा हुआ, जो इस बार के चुनाव में लगता है आपको काम कर गया, जिसकी वजह से ये सरकार बन पाई? क्योंकि उन्होंने MSP के लिए बहुत स्पष्ट नहीं, लेकिन ये कहा था हम लगातार बढ़ाते रहे, आगे भी बढ़ाएंगे। उन्होंने बात की कि हम चाहे महिलाओं की बात करें, लखपति दीदी योजना की बात हुई, मुफ्त राशन की उसमें बात आई, आवास देने की गरीबों को बात आई, किसान सम्मान निधि, राशन आगे जारी रखना। क्या फैक्टर आपको लगता है? सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार जो चलाने वालों की जिम्मेदारी होती है कि शिक्षा का प्रबंध पूरा सरकार करे, चिकित्सा का प्रबंध पूरा सरकार करे, आवास और भोजन का प्रबंध सरकार करे। इन सरकारी सभी सरकारें इनसे हटती जा रही है। जैसे समय बीतता जा रहा है, सब प्राइवेटीकरण होता जा रहा है। सरकार पर लोग भरोसा कम करते जा रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल आ गए, प्राइवेट ही बिल्डर आ गए, और प्राइवेट ही सब शिक्षा, चिकित्सा में भी प्राइवेट आ गया, सब शिक्षा में प्राइवेट आ गया। तो इससे सरकार हट रही है, सरकार को अपने जिम्मे में रखना चाहिए। तो आज आपने यहाँ पर बातचीत सुनी हमारी कमल सिंह चौहान जी के साथ। ऐसी ही नई सरकार से जुड़ी हुई तमाम जो उम्मीदें अलग अलग वर्ग रख रहा है, वो हम आपको उनकी आवाज़, जो जनता की आवाज़ है, वो आपको सुनाते रहेंगे। इसलिए हमारे इस प्लेटफॉर्म गांव जंक्शन से आप लगातार जुड़े रहिए, यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया पर, फेसबुक, X अकाउंट, इसके अलावा इंस्टाग्राम, सभी प्लेटफॉर्म्स पर हम मौजूद हैं। आप वहाँ पर हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी जो पत्रिका है, जो मैगजीन है, मासिक अमर उजाला गांव जंक्शन के नाम से, उसमें भी इससे जुड़े कई चीज़ें आपको आगे पढ़ने के लिए मिलेंगी, इसलिए उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें आज के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन ये सिलसिला यही नहीं रुकेगा। लगातार जो जनता की आवाज़ है, जो उम्मीदें हैं, वो आप इस प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो तुरंत तत्काल हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनसे जुड़े रहें।